नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहार की मिट्टियों के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के पहले हम बात कर चुके हैं बिहार की भौगोलिक मानचित्र, जिले, नदियों, पहाड़, पठार, पत्थर की संरचना, जलप्रपात और गर्म जल के कुंड के बारे में। ठीक है, लेकिन आज का जो वीडियो है जिसमें हम मिट्टियों की बात करने वाले हैं, इन्हीं 7 टॉपिकों से डिराइव करके हम मिट्टियों की संरचना के बारे में, कि बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिहार का भौगोलिक मानचित्र, जिसमें हम देखते हैं कि बिहार के उत्तर में हिमालय पहाड़ यहाँ पर गुजरता है। ठीक है, इसकी छोटी सी जो हिमालय पहाड़ की छोटा सा जो पार्ट है वो अपना पश्चिम चंपारण का जो एरिया है, ये शिवालिक श्रेणी, यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी पाई जाती है, यहाँ पर मिलती है। इसके बाद नेपाल की तराई का कुछ हिस्सा बिहार के उत्तरी भाग में भी पाया जाता है। इसके बाद गंगा नदी के उत्तर से आने वाली नदियाँ गंगा का उत्तरी मैदान बनाती हैं, और गंगा नदी में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ गंगा का दक्षिणी मैदान बनाती हैं। इसके बाद दक्षिण का जो हिस्सा होता है वो पठारी हिस्सा होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि कुछ निम्न भूमि भी पाई जाती है जो कि नदियों के आसपास में होती हैं, जिनको उत्तर बिहार में चौर और दक्षिण बिहार में टाल कह दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसको हम पढ़ने वाले हैं इस मैप के द्वारा। ठीक है, इस मैप को और इस मैप को आपको कंपेयर करना है। देखिए, सबसे ऊपर क्या है? हिमालय। तो सबसे पहले हम कहाँ की मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं? हिमालय की तराई, हिमालय के पहाड़ के पास, यानी कि सोमेश्वर श्रेणी के पास पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में। तो सोमेश्वर श्रेणी के पास जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं पर्वत पादीय। ठीक है, पर्वत पादीय। देखिए, पर्वत पादीय मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे पश्चिमी चंपारण एरिया के आसपास में पाई जाती है। ठीक है, पर्वत पादीय को और क्या कह देते हैं? पीडमोंट सॉइल। देखो, पीडमोंट क्या होता है? जो पहाड़ है, इस पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है इसको पीडमोंट कहते हैं। इसके आसपास में जो सॉइल पाया जाता है उसको पीडमोंट सॉइल कहते हैं। ये दलदली होती है। ये दलदली क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ से लगातार पानी जो है गिरते रहता है। हर तरह के स्रोत होते हैं पहाड़ पे। कई बार पहाड़ पे पानी जमा रहता है जो झरने के रूप में गिरते रहता है। कई बार नदियाँ क्रॉस करती हैं पहाड़ के ऊपर से, तो वो पानी गिराती हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पे बराबर पानी गिरते रहता है। बराबर पानी गिरने की वजह से मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है। जब ढीली मिट्टी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? दलदली हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये मिट्टी जो होती है दलदली होती है। इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट पाया जाता है, जैसे ह्यूमस पाया जाता है, पेड़ पौधों के अंश पाए जाते हैं, जंतुओं के अंश। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दलदली होने की वजह से यहाँ पे बैक्टीरियल का एक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में इस मिट्टी में पाए जाते हैं, और ये ह्यूमस का निर्माण इस एरिया में, इस मिट्टी में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस तरह की खेती होती है? धान की खेती होती है। धान की खेती क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी में जो आवश्यक नमी है धान की खेती के लिए, वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्षेत्र की। दूसरा क्षेत्र इसके बाद कौन सा आता है? नेपाल की तराई। नेपाल का तराई हमारे बिहार में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण से लेके और किशनगंज तक एक छोटा सा नैरो बेल्ट है। ये बेल्ट है, इसी बेल्ट में ये नेपाल की तराई की मिट्टी पाई जाती है। देखिए, तराई कौन सा एरिया होता है? तराई के एरिया समझने से पहले एक ओवरऑल आपको चीज़ बताते हैं। देखिए, ये पहाड़ हो गया, पहाड़ के बाद से होकर यहाँ से कहीं से नदी गुजरती है। ठीक है, तो पहाड़ का एरिया और नदी के एरिया के बीच में जो प्लेन होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहाड़ के ठीक बगल वाला जो एरिया होता है इसको कहते हैं भब्भर। ठीक है, भब्भर। इसके बाद का जो एरिया होता है उसको कहते हैं तराई। ठीक है, इसके बाद का जो एरिया होता है इसको कहते हैं बांगर, और लास्ट में जो नदी के जस्ट पास वाला एरिया होता है उसको कहते हैं खादर। ठीक है, तो ये जो प्लेन का जो डिवीजन होता है इसी के आधार पर मिट्टियों के नामकरण भी किए जाते हैं। तो हमने भब्भर एरिया में क्या पढ़ा? किस तरह का सॉइल पाया जाता है? पीडमोंट सॉइल पाया जाता है, जिसको पर्वत पादीय सॉइल भी कहते हैं। पीडमोंट सॉइल पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तराई एरिया की। तो तराई एरिया में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तराई मिट्टी पाई जाती है जो कि अम्लीय होती है। अभी अम्लीय क्यों होती है? देखो, तराई का जो एरिया होता है वो ये पहाड़, इसके बाद ये कहीं जाके इस तरह से प्लेन बनता है। तो ये जब माउंटेन है और ये जब प्लेन है, इसके बीच का जो एरिया है, ये एरिया मिडिल वाला एरिया, ये एरिया में स्लोप काफ़ी ज़्यादा है। स्लोप देखो काफ़ी तीव्र ढलान है। तीव्र ढलान होने की वजह से पानी ठहरता नहीं है। पानी का ठहराव नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर जो लवण होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स को, उन लवणों को क्या करती है? पानी अपने साथ बाहर ले जाती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? लीचिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, लीचिंग की प्रक्रिया द्वारा सारे जितने लवण हैं उनको, मिट्टी के लवणों को पानी अपने साथ बहाकर कहाँ ले जाती है? इस प्लेन वाले एरिया में ले जाती है, और इसके बाद नदी में जाकर गिरा देती है। ठीक है, तो ये एरिया में क्या हो गया? लवण की कमी हो गई, यानी कि
साल्ट की कमी होगी। साल्ट माने अल्कलानिटी की कमी हो गई, ठीक है। तो जब अल्कलानिटी कम हो जाएगा कोई भी चीज़, इसमें देखो एसिडिक और अल्कलाइनिटी, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर मात्रा में रहेंगी तो जमीन कैसी रहेगी? न्यूट्रल, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर ज़्यादा या कम हुआ, अगर ये सबको ये अगर निकल गया तो बच जाएगा क्या? एसिडिक। तो ये सॉइल कैसा हो जाएगा? एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल यानी कि अम्लीय मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। अम्लीय मिट्टी तो है, लेकिन यहाँ पर खेती होती है, बहुत आसानी से होती है और बहुत प्रचुर मात्रा में कुछ फसलें उगाई जाती हैं। पावर कट हो गया। छोटे से पावर कट के बाद फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल में, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज मिट्टियों के बारे में। तो हम कहाँ थे? तराई पर थे। तो तराई में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? अल्कलाइन मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे किस तरह की खेती पॉसिबल हो जाती है? देखिए, यहाँ पे गन्ना और जूट की खेती आसानी से हो जाती है। गन्ना और जूट की फसल को क्या चाहिए? गन्ना और जूट की फसल को पानी तो चाहिए, लेकिन पानी का ठहराव नहीं चाहिए, यानी पानी चाहिए उनको भरपूर मात्रा में, लेकिन पानी वहाँ लगना नहीं चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि खड़ी फसल जल जाती है। पानी होने के बावजूद फसल जो है वो जल जाती है, यानी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे किस तरह की फसलें हो जाती हैं? गन्ना और जूट की फसलें, ठीक है। ये फसल इस एरिया में आसानी से हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं नीचे यानी साउथ में, तो हमको मिलता है क्या? गंगा का मैदान, उत्तरी मैदान, ठीक है। गंगा का उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल, इस एलुवियल को क्या कहते हैं हिंदी में? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी, और दूसरी होता है नई। देखो, ये जो एरिया है, आप नदी के पास में का जो एरिया आप देख रहे हो सामने बोर्ड पे, इस एरिया के जस्ट बगल में क्या है? खादर। यानी ये जो एरिया होगा, इस एरिया में हमेशा क्या आएगा? बाढ़ आएगा। नदी का पानी जब भी थोड़ा सा बढ़ेगा इस एरिया को डुबा देगा। तो यहाँ पे हमेशा नदी के द्वारा लाई गई नई मिट्टी इसके ऊपर हर बार एक लेयर बिछते जाएगी, ठीक है। तो ये जो लेयर हो जाएगी, ये नई लेयर, नई मिट्टी को हर बार उस एरिया में वो नदी लेकर आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? वो नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गई। ये हमेशा नई रहती है, रिजुविनेट होते रहती है, ठीक है। इसको कहते हैं खादर, ठीक है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, मैंने ये जो एरिया है, इस एरिया में जब बहुत ज़्यादा बाढ़ कभी आई होगी किसी टाइम में, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, उस वक्त जो मिट्टी आई होगी नदी के द्वारा, वो यहाँ एक्यूमुलेट हो गई होगी। और अब जब अगले कुछ सालों में जब बाढ़ आता होगा तो वो बाढ़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाता होगा। तो ये मिट्टी थोड़ी पुरानी हो गई, ठीक है। तो ये जो पुरानी हो जाएगी मिट्टी, इसको क्या कह देते हैं हम लोग? बांगर, ठीक है। तो अब हम जानते हैं बिहार के इस ज्योग्राफी के द्वारा कि बिहार में किस एरिया में बाढ़ आता है, किस एरिया में नहीं आता है। हम लोगों ने नदी में क्या पढ़ा था कि इस एरिया में ये जो कोसी का बेल्ट है, कोसी बेल्ट में कौन कौन से जिले हैं? हम जब मानचित्र याद करना सीख रहे थे उसमें पढ़े थे कि कोसी बेल्ट में कौन कौन से जिले हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मधेपुरा हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, सहरसा हो गया, ये कोसी बेल्ट में आता है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाएगी? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, जिसको क्या कहते हैं? खादर। और जो वेस्ट साइड का जो एरिया है, जैसे सिवान, गोपालगंज, सारण या मुजफ्फरपुर और दरभंगा का उत्तरी क्षेत्र, तो इन एरिया में क्या होगा? बाढ़ उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं आती है। आती है, कभी आती है, किसी साल नहीं आती है। तो वहाँ की मिट्टी क्या हो गई है? पुरानी हो गई, यानी पुरानी जलोढ़। उसको क्या कह देते हैं? बांगर। तो अब हम बात करते हैं किसकी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी की। देखो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? स्टिकी होती है, थोड़ी सी चिपचिपी होती है, ठीक है। इस मिट्टी में लाइम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? चूना। माने इस एरिया में चूने की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और इस एरिया में किस तरह की फसलें हो जाती हैं? देखो, धान की फसल, गन्ना की फसल और रबी की फसल, ये इस मिट्टी में आसानी से हो जाती है। लेकिन कब होती है? जब आप इस मिट्टी को सिंचाई दोगे, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा अगर दोगे, तभी ये मिट्टी इस तरह की सभी तरह की फसलों को उत्पादन कर पाती है। अन्यथा इस मिट्टी में जो धान और गेहूं की फसल हो पाती है, लेकिन आपको सिंचाई तो उस वक्त भी देनी होती है। इसके बाद जो नई जलोढ़ मिट्टी है, जो खादर मिट्टी है, वो मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कोसी बेल्ट में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखो, NPK हम जानते हैं सॉइल के प्रमुख घटक हैं मिनरल्स में से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसमें से नाइट्रोजन जो है इस नवीन जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे किस तरह का फसल सबसे ज़्यादा होता है? धान और गेहूँ। धान और गेहूँ फसल क्यों होता है? क्योंकि कई बार अन्य फसलें जो होती हैं वो काफ़ी टाइम पीरियड चाहिए होता है। जैसे मान लो अगर गन्ने की खेती तो सालों भर होती है, तो बाढ़ आ जाएगा तो वो फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वही फसल की जाती है, वहाँ पे उत्पादन उसी का किया जाता है जो एक सीज़न में होता हो और बरसात के सीज़न में जिसका बहुत ज़्यादा असर बाढ़ के पानी से नहीं पड़ता हो।
ठीक है, तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी क्लियर हो गई। नवीन जलोढ़ मिट्टी किस एरिया में पाई जाएगी? ये हमारा जो कोसी बेल्ट का एरिया है, इस एरिया में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। देखो इसके बाद इस एरिया में कौन सी मिट्टी दी है? बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी मिट्टी के बारे में देखो, ये जो चौर का एरिया है, चौर के एरिया में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। तो चौर क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। चौर क्या है? जो कि निम्न भूमि है। निम्न भूमि कैसे होती है? एक बार फिर से देखो, अगर वो क्लास मिस किए हो तो फिर से देखो। यहाँ पे जैसे मान लो ये प्लेन है, ये मैदान है, मैदान, इस मैदान के बाद थोड़ा सा डाउन होके ये नदी आ गई, और नदी के बाद फिर से ये एरिया थोड़ा सा ऊपर होके ये वापस से प्लेन पे चला गया, ठीक है, लेवल पे चला गया। तो ये जो निम्न भूमि है, ये जो निम्न भूमि है, डाउनवर्ड जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में हमेशा पानी लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि नाले जो है यहीं से गिरते हैं इसमें, ठीक है, किसी भी तरह का वाटर सोर्स जो प्लेन से आएगा वो इसी एरिया से गुजरते हुए जाएगा, और नदी में थोड़ा सा भी पानी बढ़ा तो ये एरिया पूरी तरह से पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। चौर के एरिया में पाए जाने वाले मिट्टी को क्या कहते हैं? बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं। ये नॉर्थ बिहार में पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक पाई जाएगी? देखो चंपारण के एरिया से लेके और भागलपुर कटिहार के एरिया तक बलसुंदरी मिट्टी पाई जा सकती है, ठीक है। ये जो मिट्टी होती है अल्कलाइन होती है। देखो अल्कलाइन क्यों होती है? क्योंकि ये जो निम्न भूमि है, अल्कलानिटी कैसे होती है? अभी हमने पढ़ा है कि पानी जहाँ भी जमा होता है तो पानी में क्या होता है? लवण होता है। तो अगर सपोज कोई पोखरा हो या कोई तालाब हो और उसमें कहीं से पानी आ रहा हो या कहीं से किसी एरिया से पानी बहते हुए आकर कहीं रुक जाए, कहीं जमा हो जाए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वहाँ पे लवण काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा मिट्टी में, और जब उस मिट्टी में लवण ज़्यादा हो जाएगा और पानी जब सूख गया तो वो नमक लवण वाला मिट्टी रह गया। उसी लवण वाली मिट्टी में आपको खेती करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिट्टी कैसी हो गई? क्षारीय मिट्टी हो गई, क्षारीय मिट्टी हो गई। बलसुंदरी जो होती है वो क्षारीय मिट्टी होती है, ठीक है, क्षारीय मिट्टी होती है। जब क्षारीय मिट्टी हो गई तो बहुत उपजाऊ वो नहीं रह जाती है, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना पड़ता है उसको न्यूट्रल मिट्टी बनाने के लिए। लेकिन तब इसमें क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार पानी से भरी रहती है तो फसल खराब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे वो लोग किस तरह का फसल उत्पादन कर देते हैं? ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलों का उत्पादन कर देते हैं। ये मोटे अनाज है जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल में भी ये आसानी से हो जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा पानी भी, सिंचाई की भी सुविधा नहीं चाहिए होती है, ठीक है। चलो इसके बाद नॉर्थ बिहार की मिट्टी ऑलमोस्ट हमने देख ली। इसके बाद हम बात करते हैं गंगा नदी के दक्षिण के एरिया की। गंगा नदी का दक्षिण के एरिया में देखो सबसे पहले जो एरिया आता है, गंगा नदी एक छोटा सा बेल्ट है जिसको क्या कहते हैं? टाल। देखो इस एरिया से लेके ये कौन सा एरिया हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा बक्सर भोजपुर, और यहाँ से लेकर ये भागलपुर तक ये एरिया क्या पाया जाता है? टाल का एरिया पाया जाता है। टाल भी क्या है? एक लो लैंड है। टाल इज अ लो लैंड। टाल क्या है? निम्न भूमि है, निम्न भूमि है। अच्छा, ये इस एरिया की एक खासियत, जैसे मान लो नॉर्थ बिहार में सबसे ज़्यादा नदियां हैं, नदियों के चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। नॉर्थ बिहार में सबसे ज़्यादा नदियां हैं, मैश है नदियों का। तो इधर से जब पानी आता है तो गंगा नदी का पानी ठेल देता है किधर? दक्षिण की तरफ। जैसे मान लो ये नदी है गंगा नदी, इधर से पानी इस दुनिया का आ गया, पूरा पानी आ गया, इधर से थोड़ा बहुत पानी ही जा पा रहा है। जब बरसात का पानी जा पाता है, वो भी कुछ एरिया में जाता है, कुछ में नहीं जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? गंगा नदी अपना वाटर लेवल जब पूरा पकड़ लेता है तो उसके बाद ये बैक इस एरिया में ठेल देता है। इस एरिया में तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ से तो पानी ही आ रहा है, स्लोप ज़्यादा है। इस एरिया में है जो नीचे का जो एरिया हो जाता है बैक वाटर जिसको कहते हैं, फेमस है केरला के बैक वाटर, समुद्र का पानी अंदर ठेल देता है केरला में। उसी तरह यहाँ पर गंगा का पानी ठेल देता है साउथ बिहार में, जिसको कहते हैं बैक वाटर। तो ये जो टाल जो है बैक वाटर की वजह से पानी में डूबा रहता है, ठीक है। बक्सर से लेकर बांका तक इसका स्ट्रेच है। यहाँ पर क्या होता है? रबी की फसल होती है। रबी की फसल कब होगी? बरसात के सीजन में तो होगी नहीं खरीफ की फसल, क्योंकि पानी में ही डूबा रहता है। तो खेती क्या करोगे वहाँ पर? रबी की फसल कब होगी? जब वहाँ पर पानी सूख जाएगा तब वहाँ पर रबी की फसल की जाती है। और ये जो होता है काफ़ी उपजाऊ होता है। कब? जब पानी सूख जाता है उस वक्त। तो उस वक्त क्या हो जाएगा? टाल में नई मिट्टी आ गई, वो गंगा नदी से नई मिट्टी आ जाती है यहाँ पर। इसको क्या कह देते हैं? नई मिट्टी। ये नई मिट्टी होती है, ये एक तरह से खादर मिट्टी ही कही जाती है। एक दूसरी तरह की मिट्टी होती है जिसको कहते हैं कैवाल मिट्टी। देखो कैवाल, ठीक है। ये कैवाल मिट्टी जो है ये टाल और देखो टाल और जलोढ़ के बीच में, जो जलोढ़ और बलथर, ठीक है, यही क्रम है। ये गंगा नदी के नीचे साउथ बिहार में यही मिट्टियों का क्रम पाया जाता है, ठीक है। देखो टाल के और कैवाल मिट्टी। कैवाल मिट्टी भी क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है। जलोढ़ मिट्टी का ही पार्ट है ये, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी क्या है? बांगर है, ठीक है। इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा, ये इसको बांगर क्यों है, ये खादर क्यों नहीं है? इसका रीजन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होने का क्या रीजन है इसका कैवाल मिट्टी का? देखिए
कैवाल मिट्टी जो है, कैवाल मिट्टी के उत्तर में टाल मिट्टी पाई जाती है। टाल मिट्टी में क्या होता है, टाल, ये जैसे गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी के बाद क्या हो गया, टाल यानी बैक वाटर। तो ये बैक वाटर गंगा नदी के मारा बैक वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि साउथ बिहार से जो नदी जाएगी ये पानी लेकर जा रही है, लेकिन गंगा में मिल नहीं पा रहा है। क्या हो रहा है, गंगा का पानी ऑलरेडी बैक वाटर मार दिया है, तो पानी यहाँ पे इस एरिया के नीचे यहाँ पर कहीं पे इकट्ठा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा हो गया है पानी। तो ये पानी तो चूंकि पत्थर से पठार से आ रहा है, तो पठार से आ रहा है तो मिट्टी तो लाएगा नहीं। ये तो क्लियर हो गया ना, पठार से जो नदी जाएगी वो अपने साथ मिट्टी लेकर नहीं जाएगी, तो नई मिट्टी तो इस एरिया में आएगी नहीं। अच्छा, गंगा नदी में कभी ऐसा हुआ होगा कि पानी इधर से नहीं पहुंचा अभी और इधर वाला बैक वाटर पूरा ठेल दिया, तो ये एरिया यहाँ की बजाय ये भी एरिया पूरा पानी से भर गया। तो जो बैक वाटर आएगा वो बैक वाटर कैसा आएगा, बैक वाटर आएगा वो नई जलोढ़ मिट्टी को लेकर आएगा। तो नई जलोढ़ मिट्टी ये कब आई थी, 2-3 साल पहले आई थी, 2-3 साल पहले आई थी। ठीक है, तो 2-3 साल पहले जो मिट्टी आएगी वो कैसी मिट्टी रहेगी, ये पुरानी मिट्टी रहेगी, पुरानी मिट्टी रहेगी। तो पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है, अपने को बांगर मिट्टी कहलाती है। तो बांगर मिट्टी किस एरिया में पाया जाता है, जो कैवाल का एरिया होता है, जिसको हम कैवाल मिट्टी कहते हैं, इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। और कैवाल जो होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन क्यों होगा, क्या हुआ कि पानी यहाँ से तो पानी बैक वाटर मारा, तो बैक वाटर इस अपना लेयर पकड़ लिया है और यहाँ का पानी जा नहीं पा रहा है इस एरिया में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो डाउन का एरिया होगा इस एरिया में पानी जमा रहेगा, जमा हुआ पानी रहेगा। तो कहीं भी पानी अगर सपोज पोखरा है, तालाब है या कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पे अगर पानी जमा हो गया है, पानी अगर जमा है तो उसका लवण क्या होगा, तलहटी में बैठ जाएगा। जब तलहटी में बैठ जाएगा और जब गर्मी पड़ेगी और ये पानी उड़ गया तो बच गया क्या, लवण। तो मिट्टी कैसी हो गई, अल्कलाइन हो गई, क्षारीय मिट्टी हो गई। तो क्षारीय मिट्टी हो गई, इसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारी फसलें हो जाती हैं। ये फसलें क्यों हो जाती हैं, देखिए ये फसलें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये एरिया जो कैवाल मिट्टी है, इस कैवाल मिट्टी ये कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन यहाँ पे धान और रबी की फसल भी हो जाती है। देखो धान की फसल और रबी की फसल यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो लगा रहता है वो पानी सूख भी जाता है, बहुत समय तक वहाँ पे पानी लगा नहीं रहता है। क्योंकि गंगा नदी का बैक वाटर जो आता है वो धीरे से जब गंगा नदी का समेटने लगती है पानी अपना वो, तो ये पानी वापस से गंगा नदी में चला जाता है, तो एरिया जो है वो सूख जाता है। थोड़ा सा फर्टिलाइजर देने के बाद, थोड़ा सा इसमें खाद डालने के बाद इस एरिया में धान की प्रचुरता हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पानी में, मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है, जितनी नमी चाहिए उतनी ऑलरेडी है। तो इस एरिया में धान बहुत होता है। इस एरिया को क्या कहते हैं, धनहर भी कह देते हैं, धनहर या धनधर भी कह देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि यहाँ पे धान की फसल क्यों होती है, पानी यहाँ पर रुका हुआ रहता है, लेकिन गंगा नदी का पानी जब वापस बैक वाटर वापस गंगा में गया तो ये पानी भी वापस गंगा में चला जाता है। तब तक सूरज भगवान ऊपर से अपना प्रकोप दिखाते हैं और पूरा पानी उड़ा देते हैं। तो इस एरिया में क्या हो गया, मिट्टी में नमी रह गई। किस तरह की, जैसे हमने पढ़ा था तराई में कि नमी रह गई, जैसे यहाँ भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर नमी रह गई। तो नमी अगर प्रचुर मात्रा में रह जाएगी ना, तो वहाँ पर क्या होगा, धान की फसल आसानी से हो जाएगी। और जब नमी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो वहाँ पर रबी की फसल भी आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये थी कैवाल मिट्टी। ठीक है, कैवाल मिट्टी के बाद अब हमको क्या पढ़ना है, देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस एरिया में मिलेगी, ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसी एरिया को जब हम ये एरिया यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है, ये कंप्लीट। ठीक है, और फिर ये जलोढ़ का जो जैसे मान लो ये जलोढ़ हमने यहाँ पे मार करके रखा है कि ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ मिलती है, तो पुरानी जलोढ़ यहाँ पे और नई जलोढ़ यहाँ पे मिल जाएगी। नई जलोढ़ यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे क्यों मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक नैरो कॉरिडोर है जहाँ से गंगा नदी का पानी जो बैक वाटर आता है वो कई बार इस एरिया में चला आता है। ठीक है, चैनल्स के द्वारा इस एरिया में चला आता है। तो नई जलोढ़ की मिट्टी यहाँ भी मिल जाती है। देखो नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ की मिट्टी का कोई ऐसा डिमार्केशन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे बाढ़ आया वहाँ पर नया जलोढ़ और जहाँ नहीं आया वहाँ पर पुराना जलोढ़ मिट्टी। तो ये बात एकदम दिमाग में क्लियरली बैठा के रखने का। लेकिन जलोढ़ मिट्टी एज एन जनरल में आपको याद रखने के, ये जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। देखो इसके बाद कौन सी मिट्टी है, बलथर मिट्टी। ठीक है, बलथर मिट्टी जो है वो पठारी एरिया में पाई जाती है। बलथर नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ इसके साथ मिट्टी के साथ प्रॉब्लम है। बलथर मिट्टी, इसमें लोहा की मात्रा होती है। ठीक है, बलथर मिट्टी में लोहा की मात्रा पाई जाती है। किसकी, आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो आयरन की मात्रा पाई जाएगी तो ये कैसी होगी, लाल होगी। हेमेटाइट कैसा होता है, हेमेटाइट लाल होता है, तो लाल मिट्टी होती है। अच्छा, इसके बाद इस पर पानी पड़ा, जब बारिश का सीजन हुआ, जब रेनी सीजन आया,
रैनी सीजन आया तो रैनी सीजन में पानी पड़ा, तो रैनी सीजन में क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड बना दिया, आयरन ऑक्साइड होने की वजह से ये क्या होता है, ये येलो होता है, ये पीला होता है, पीला। ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं, लाल पीली मिट्टी भी इस मिट्टी को कह देते हैं लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, ये कहां से कहां तक पाई जाती है, कैमूर रोहतास के एरिया से लेके और पूरा दक्षिण वाला बेल्ट पकड़ के चले जाओ राजमहल की पहाड़ी तक भागलपुर में, वहां पे ये पाया जाता है। तो हमको ये चीज क्लियर हो गया कि लाल पीली मिट्टी क्यों है। दूसरा, यहां पर बहुत ज्यादा फसल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखो मिट्टी तो है लेकिन ये पठारी मिट्टी है, माने कंकरीली मिट्टी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप मिनरल अगर फर्टिलाइजर भी लगाओगे तो कोई बहुत ज़्यादा असर इसकी उपजाऊ क्षमता पे नहीं पड़ने वाला। ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ये मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, पठार पर जब पानी बहता है, बरसाती पानी बहता है तो पानी वहाँ के जो रॉक स्ट्रक्चर होता है उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह का पत्थर पाया जाता है, हमने पत्थर संरचना में पढ़ा है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, धारवाड़ श्रेणी, बराबर ना। ये जो धारवाड़ श्रेणी है ये किस तरह का रॉक है, मेटामॉर्फिज्म, कायांतरित, बराबर, मेटामॉर्फिज्म रॉक यहाँ पाया जाता है। इसके ऊपर से जब पानी गिरता है तो वो धीरे धीरे वो ऊपर का लेयर जो है वो छोड़ देता है और वो सैंडी हो जाता है, हल्का सैंडी हो जाता है और कालांतर में यही मिट्टी के रूप में बदल जाता है। चट्टानों के टूटने से ये मिट्टी बनती है। ये मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ होगी तो क्या किस तरह का फसल होगा, वही ज्वार बाजरा दाल चना, जो मोटे अनाज होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर से और सिंचाई से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, वही इस बलथर मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद एक और मिट्टी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है लाल बलुई मिट्टी। देखो लाल बलुई मिट्टी यहाँ लिखा हुआ है। ये कौन सा एरिया है, हमने मैप पढ़ा था, इस मैप में ये कैमूर का एरिया है। यानी लाल बलुई मिट्टी जो है ये कैमूर के एरिया में पाया जाता है, कैमूर में, और कुछ हल्का सा रोहतास में भी पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर लाल बलुई इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वापस से लाल जहाँ भी है वहाँ क्या समझ जाओ, हेमेटाइट है। हेमेटाइट क्या है, लोहा है। ठीक है, यहाँ पर लोहा है तभी वो लाल मिट्टी है, अदरवाइज वो लाल मिट्टी, दूसरा कोई रीजन ऐसा हो ही नहीं सकता है मिनरल्स में अगर लाल मिट्टी है तो। अच्छा इसके बाद ये बलुई भी है। बलुई क्यों है, तो हमने क्या पढ़ा था, जलप्रपात में, जलप्रपात हमने पढ़ा है। जलप्रपात में हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। कौन कौन से जलप्रपात फेमस थे, जैसे दुर्गावती जलप्रपात था, मांझर जलप्रपात था, जैसे और भी बहुत सारे जलप्रपात है जो हमने पढ़ा है जो कैमूर में पाए जाते हैं, जैसे करकट जलप्रपात था। तो ये जब जलप्रपात, जैसे मान लो ये वाटरफॉल, यहाँ से पानी गिर रहा है, तो पानी गिर रहा है तो ये क्या कर रहा है, पानी लगातार बह रहा है, तो इस एरिया का जिससे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो लोकलाइज्ड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक होता है। क्या होता है, लोकलाइज्ड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। इसको हिंदी में क्या कहोगे, पत्थरों का लोकल रूप में टूटना। पत्थर जब लोकल रूप में टूटेंगे तो मिट्टी थोड़े बन जाएंगे, पहले वो क्या बनेंगे, बालू बनेंगे। तो पहले यहाँ पे बालू बनते हैं, बालू। तो इन्हीं जलप्रपात के आजू बाजू का जो एरिया होता है ना, यहाँ पे लाल और बलुई मिट्टी पाई जाती है। जब ये मिट्टी लाल और बलुई है तो यहाँ पर कौन सी फसल होगी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोई फसल यहाँ पर नहीं उगेगा। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा देने के बावजूद, सिंचाई की सुविधा कैसे दी जाएगी, यहाँ पर डेयरी ऑन सोन है, यहाँ से बहुत सारी इससे देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे कैवाल मिट्टी, तो बोला था कि क्या होता था हमने इसमें यहाँ पर कि सिंचाई की सुविधा दी जाती है तो होता है। तो वो डेहरी ऑन सोन ब्रिज जो बनाया गया है डैम, यही यहाँ पर क्या करता है, अपना वाटर सप्लाई करता है खेतों में, इसकी वजह से यहाँ पर, और नई जलोढ़ मिट्टी भी उसी की वजह से आ जाती है क्योंकि पानी वहाँ पर रोक दिया गया और वहाँ से चैनलाइज किया गया। तो ये जो वाटर चैनल बना हुआ है, नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसी के द्वारा ये नई जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ कभी कभी आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, लाल बलुई मिट्टी में। ठीक है, देखो जब ये लाल बलुई मिट्टी होती है तो ये क्या होगी, लेस फर्टाइल होगी, लेस फर्टाइल जो मिट्टी है वो, तब यहाँ पे क्या होगा, मोटे अनाज होंगे। दिमाग में बैठा लो, जहां भी लाल बलुई मिट्टी या बलथर मिट्टी मिली वहां मोटे अनाज होंगे। जो भी कम उपजाऊ भूमि है वहां पे क्या होंगे, मोटे अनाज होंगे। ठीक है, चलो ये था हमारा कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल जो हमने पढ़ लिया। एक बार फिर से इसको रिवाइंड कर लेना। ऊपर में पर्वत पा दिए, इसके बाद तराई, फिर जलोढ़, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़, बीच में बलसुंदरी, इसके बाद टाल मिट्टी, फिर यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी। तो ये सारी मिट्टी थी जिनके बारे में हमने, और कैवाल मिट्टी, देखो यहाँ पे कैवाल मिट्टी, कैवाल, तो कैवाल मिट्टी क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम कैवाल मिट्टी कहते हैं साउथ बिहार में। ठीक है,
देखो इन जनरल जो है बिहार में जब तुम नॉर्थ से साउथ आएंगे तो मिट्टी का जो थिकनेस है, एलुवियल सॉइल का जो थिकनेस है, एलुवियल सॉइल की जो थिकनेस है, मोटाई है, यहाँ पर ज़्यादा होती है और यहाँ पर कम होती है। माने गंगा नदी के पास आओगे तो मोटाई कम हो जाएगा और वहाँ पर मोटाई ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ यहाँ मोटाई कम होने लगती है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और इन्फॉर्मेशन जानो इसके बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछता है कि किसी भी मिट्टी में क्या क्या मेन घटक होते हैं सॉइल के, मिनरल्स में। देखो NPK, इसके बाद क्या होता है लाइम और ह्यूमस, ये हम जानते हैं। N से क्या हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, पोटास जिसको कहते हैं, पोटास खेत में डालते हैं। लाइम माने चूना और ह्यूमस माने जो पेड़ पौधों के और जीव जंतुओं के अंश हो जाते हैं उनको ह्यूमस कहते हैं। तो अपनी जो बिहार की मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को छोड़ के बाकी सब में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है और पोटास जो है वो सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। लाइम की भी कमी होती है, लेकिन लाइम जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, बाकी कहीं इन सब नवीन जलोढ़ में टाल में नहीं पाया जाता। ठीक है, और ह्यूमस जो है वो केवल पर्वत पादीय मिट्टी में थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी बिहार की मिट्टियाँ। बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ने के बाद इसको जाओ और घर पे जाके 2-3 बार वीडियो देखो, इसको रिवाइज करो। इसके बाद हम बिहार के बारे में बात करेंगे मिनरल्स, फॉरेस्ट। मिनरल्स के पहले हम बात कर लेंगे लेक की, वाटर बॉडीज की। वाटर बॉडीज जो अदर देन रिवर्स हैं इसकी बात करेंगे। ठीक है, लेक एंड वाटर बॉडीज, इसके बाद मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्चुअल पार्ट और हम ऑप्शनल की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल की। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।